चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मैं आपको इस बार रिकॉल करवा देता हूँ। हम लोग वैसे पढ़ रहे थे अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को जो बताया था वो कुछ ऐसा करके करवाया था। आउटब्रेक पढ़ा था हम लोगों ने रिवॉल्यूशन का, यानी कि जो स्टार्ट हुआ था एक्चुअल रिवॉल्यूशन वो कहाँ से हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो हमारे किंग थे, यानी कि किंग लुई जो थे, उन्होंने अब ये सोचा था कि मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा, लेकिन टैक्सेस बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक स्टेट मीटिंग बुलानी पड़ती। स्टेट मीटिंग में सारे के सारे कैटेगरी के लोगों का आना जरूरी था, यानी कि क्लर्जी भी आएंगे, नोबिलिटी भी आएंगे और थर्ड स्टेट भी आएगी। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे, मतलब इन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी, वो मीटिंग इन्होंने बुलाई थी 5 मई 1789 को। क्लियर है? कब बुलाई थी इन्होंने? 5 मई 1789 को। और उससे पहले वाली जो मीटिंग थी वो इन्होंने बुलाई थी 1614 में। आती है बात समझ? मतलब करीबन कुछ 150 सालों के बाद इन्होंने दोबारा से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। अब इस वाली मीटिंग का पर्पस क्या था? इस वाली मीटिंग का पर्पस था प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, यानी कि नए टैक्सेस इनको इम्पोज करने थे, इसलिए इनको इन्होंने बुलाया था। पार्टिसिपेंट कौन कौन था यहाँ पे? पार्टिसिपेंट थे 300 मेंबर्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, 300 मेंबर्स फ्रॉम सेकंड स्टेट एंड 600 मेंबर्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे, लेबरल क्लास ज्यादा थी, उन वो सारे के सारे यहाँ आ नहीं सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है ना, थर्ड एस्टेट भी एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। थर्ड एस्टेट में भी एक लोअर क्लास हो गई है, एक अपर क्लास हो गई है। ठीक है, जिसको हमने मिडिल क्लास का नाम दिया था। थर्ड एस्टेट में अब दो टाइप के लोग हैं। एक वो टाइप वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। क्लियर है? जो लेबर का काम करते हैं, जो पीजेंट्स हैं, जिन्होंने ये बात मान ली है कि हमको यही काम करना है। और उसी कैटेगरी के अंदर कुछ वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर जो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आती है बात समझ में? तो थर्ड एस्टेट भी अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक हायर क्लास और एक लोअर क्लास। उसमें थर्ड एस्टेट में भी जो अपर क्लास वाले लोग थे वो लोग यहाँ पे आए थे रिप्रेजेंटेटिव बन के। क्लियर है? और बाकी जो भी बाकी के बचे हुए लोग थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेटर्स पे लिख के उनको दे दी थी। तो ये आए थे 40,000 लेटर्स के साथ। आती है बात समझ में? क्लियर है? इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे अब सिस्टम क्या था। यहाँ पे सिस्टम था कि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम जो होता था, यानी कि राजा यहाँ पे क्या करता था, फॉर्मेलिटी के लिए बोलता था कि देखो भाई, मेरे को टैक्स इम्पोज करना है, बताओ कौन कौन मेरे साथ है। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर 1200 लोग हैं, यानी कि 1200 लोग हैं, जिसमें से 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकंड स्टेट और 600 थर्ड स्टेट। अगर वो यहाँ पे पर हेड वोटिंग करते तो शायद वो इक्वल रहता, क्योंकि थर्ड स्टेट मना कर देता। 600 के 600 वोट नेगेटिव होते और 600 वोट पॉजिटिव होते फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। क्लियर है? बट यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है ना, वो अकॉर्डिंग टू स्टेट है, यानी कि इस पूरी स्टेट को यूनानिमसली एक डिसीजन सुनाना होता है, इधर यस और नो। क्लियर है? इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इन दोनों ने नो बोल दिया, लेकिन थर्ड स्टेट जो अकेला स्टेट था, उसमें बेशक नंबर ऑफ मेंबर सेम थे, लेकिन फिर भी उसकी स्टेट जो थी, अगर देखा जाए तो वो एक सिंगल स्टेट का पार्ट है। इसी रीजन की वजह से उनका जो वोट रहता था वो एक रहता था, और वो हमेशा क्या हो जाते थे, नेग्लेक्ट किए जाते थे। क्लियर है? बट दिस टाइम यहाँ पे जो लोग ये पढ़े लिखे आए थे, उन्होंने ये बात बोली कि भाई देखो, अब ये नहीं चलेगा, अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए कि आप यहाँ पे पर हेड वोटिंग कर दो। ठीक है? अब हम लोगों को चाहिए यहाँ पे क्या, पर हेड वोटिंग कर दो। पर हेड वोटिंग का जो आइडिया दिया था वो किसी फिलोसोफर ने दिया था। पर हेड वोटिंग का जो आइडिया दिया था बच्चों, इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये किसी फिलोसोफर ने दिया था। याद करो जरा, हमने 3 फिलोसोफर पढ़े थे। एक था हमारे पास जॉन लैकी, एक था हमारे पास जीन जैकस राउजी, और एक था हमारे पास मॉन्टेस्की। क्लियर है? तो जीन जैकस राउजी जो था, उनका एक उनकी बेसिकली एक बुक थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो बुक थी, जो बेसिकली या फिर जो आइडिया था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वल वोटिंग राइट, हमें चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो हमें ये चीज प्रोवाइड की जाए। आती है बात समझ में? तो अब ये वाला आइडिया इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम सबको इक्वल वोटिंग राइट चाहिए। क्लियर है? सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेट है वो मांगता है इक्वल वोटिंग राइट्स। क्लियर है? ड्यूरिंग a state meeting, third estate demanded for equal voting rights। ठीक है?
इन्होंने क्या मांगा, इक्वल वोटिंग राइट्स मांगे, बट किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। किंग ने प्रपोजल क्या कर दिया, रिजेक्ट, भाई मैं नहीं मानता, ठीक है। सो दे वॉक अवे फ्रॉम द मीटिंग। तो ये मीटिंग से उठ के चले गए कि ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हम आपकी मीटिंग में भी नहीं बैठेंगे, हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे, करो टैक्स इम्पोज, देखते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अगर यहाँ पे प्रीवियस वोटिंग स्टाइल देखा जाए या फिर प्रीवियस वोटिंग प्रीवियसली वोटिंग had to be conducted on the principle that each estate had one vote। अभी तक जो वोटिंग होती थी वो कैसे होती थी, इस प्रिंसिपल पे हुआ करती थी कि हर एस्टेट का एक वोट होगा। इन्होंने बोला कि इक्वल वोटिंग राइट चाहिए, तो उसका मतलब आप पर हेड वोटिंग कर दो, बट राजा ने मना कर दिया। तो ये सारे के सारे लोग उठ करके चले गए कि भाई हम नहीं खेल रहे, ठीक है, हम जा रहे हैं, अब अपनी धर्मशाला आप खुद संभालो। क्लियर। अब ये कहाँ चले गए, ये चले गए वहां से एक, मतलब उसी टाइम नहीं गए थे फॉर श्योर, इन्होंने बाद में अपनी मीटिंग प्लेस सेट करी, वहां पे एक बहुत बड़ा जो है वो टेनिस एरिया है, टेनिस कोर्ट है। सो ये सारे के सारे लोग वहां जाके इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने बनाई अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली। क्लियर है। इन लोगों ने अपनी खुद की क्या बनाई बच्चों, एक नेशनल असेंबली बनाई। और नेशनल असेंबली बनाने के बाद ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए, यानी कि अपना संविधान बनाने लग गए कि हमारा अगर देश है तो हम उस देश को क्या कैसे कैसे चला सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखो हम सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी कह सकते हो आप लोग, एक ऐसी बुक है या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर ना ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि हमारी कंट्री में किसके पास क्या राइट है, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसकी सजा क्या होगी, इसके अलावा में किस किस तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे, किस किस तरीके से हम चीजों को चलाएंगे। कंट्री में होने वाली हर एक्टिविटी के लिए जो भी कोई लीगल एक्शंस हैं या फिर जो भी कोई लॉज हैं, वो सारे के सारे जिस जहां पे लिखे हुए होते हैं उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, यानी कि अपने खुद के लॉ बनाने शुरू किए इन्होंने, अपने खुद के यहाँ पे इन लोगों ने किया क्या, अपने खुद के कानून बनाने शुरू करे। आती है बात समझ। तो ये सारे के सारे इकट्ठा हो गए कहाँ पे, टेनिस कोर्ट पे। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बनाई, अपनी नेशनल असेंबली। तीसरा इन लोगों ने क्या फ्रेम करना शुरू किया, इन लोगों ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना शुरू किया। आई बात समझ। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बोल सकता हूँ, now they formed National Assembly and start drafting of न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और शुरू कर दिया क्या चीज, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। आती है बात समझ में। अब इसके अंदर ना हुआ क्या था, देखो ये थर्ड एस्टेट के लोग थे, कुछ पढ़े लिखे लोग तो थे इसके अंदर, मतलब ये सारे ऑलमोस्ट पढ़े लिखे थे, लेकिन ना इनको कहीं ना कहीं अगर इनको फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वालों से लड़ना था तो इनको किसी ना किसी की जरूरत थी जो उस एस्टेट से बिलोंग करता हो। तो इनकी ना हेल्प करी गई, यहाँ पे इन लोगों की हेल्प करी, they were helped by मिराबियो। किसने हेल्प करी बच्चों इनकी, मिराबियो ने, ठीक है। एंड अबेसीज ने, इनकी हेल्प किसने करी, मिराबियो और अबेसीज ने। अगर मैं मिराबियो के बारे में बात करूं तो मिराबियो कौन था, ही बिलोंग्स टू नोबिलिटी, सेकंड एस्टेट। एंड अबेसीज, he belongs to क्लर्जी, यानी कि फर्स्ट एस्टेट। देखो जरूरी नहीं है कि अगर आपका पूरा का पूरा एक जो एस्टेट है उसके अंदर सारे के सारे लोग ही इस तरीके से सोचे कि हमको
जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं वो मिलते रहने चाहिए। कुछ लोग होंगे जो रैशनली सोचेंगे, जो ये सोचेंगे कि नहीं थर्ड एस्टेट के साथ गलत हो रहा है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं में से थे ये लोग। इन लोगों को बहुत मन था कि हाँ हम ऐसा कुछ करें, तो जब ये वाला स्टेप उठा तो ये लोग आगे बढ़े कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये लोग इनसे फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसके अलावा में एडुकेटेड भी है, तो अल्टीमेटली इन लोगों को पता था कि किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जा सकता है। तो ये दोनों वो थे जिन्होंने लीड किया था किसको, नेशनल असेंबली को। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली बनी थी, उनको इन दोनों ने, उसको इन दोनों ने क्या किया था, लीड किया था। ठीक है, अबेसीज जो है वो क्लर्जी फैमिली का था, और इन्होंने एक लेटर लिखा था। बेसिकली इन्होंने लेटर लिखा था, व्हाट इज सोसाइटी, सॉरी व्हाट इज थर्ड एस्टेट। ठीक है, क्या लेटर लिखा था इन्होंने, व्हाट इज थर्ड एस्टेट। क्या है थर्ड एस्टेट, मतलब आप क्यों बना रहे हो थर्ड एस्टेट, अगर सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे हैं, तो उनको सिर्फ ये बोलो ना सोसाइटी है, आप उसको डिवाइड क्यों कर रहे हो, डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, मत करो। तो इनका मानना ऐसा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, अकेला बंदा क्या करता। लेकिन अब जब ये नेशनल असेंबली बनी तो इन्होंने इनकी हेल्प करना स्टार्ट किया और बोला कि हम लीड करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बनाओ, आपको भी करना। आती है बात समझ में। अब देखो, फ्रांस में एक तरफ तो बच्चों ये चल रहा था, फ्रांस में एक तरफ तो ये अपनी दुनिया दौड़ा रहे थे यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, अब ना ये अभी अभी राजा से भिड़ के आए थे, इन्होंने सीधा सीधा राजा को मुंह पे बोल दिया था, भाई देख इक्वल राइट देता है दे, नहीं देता तो अपनी धर्मशाला संभाल, हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये अभी अभी राजा से भिड़ के आए थे, इनको ये नहीं पता था कि इनकी सोसाइटी में क्या चल रहा है। सोसाइटी कौन सी सोसाइटी भाई, वो 40,000 लोग जिन्होंने लेटर लिख के भेजे थे, अभी उनकी भी तो कहानियां बाकी हैं, वो बेचारे दिक्कत में रह रहे हैं, तो उनकी सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो अब ना यहाँ पे फ्रांस में दो सिचुएशन हो गई थी, मतलब दो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। एक सिचुएशन वो थी जहाँ पे ये जो न्यू मिडिल क्लास था, ये नेशनल असेंबली बनाने में लगा पड़ा था और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में बिजी थे। ठीक है, उस टाइम पे पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर क्या थे, पूरा का पूरा फ्रांस जो था वो टर्मोइल में था। टर्मोइल का बेसिकली मतलब क्या होता है, इनस्टेबिलिटी। पूरा का पूरा फ्रांस जो था वो अभी अनस्टेबल था, यानी कि उसकी पूरी की पूरी पूरी की पूरी बेसिकली जो नींव थी वो हिली पड़ी थी। ठीक है, आती है बात समझ, उसकी रूट्स थी वो सारी हिली पड़ी थी। अब क्यों हिली पड़ी थी, एक्चुअली देखो हो क्या रहा था। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए ना, अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक हम लोग पीछे से स्टार्ट किया था हमने। सबसे पहले बेस्टाइल फोर्ट पे हमला हुआ था, फिर मैं आपको उसके और पीछे ले गया था। ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट पे हमला कब हुआ था, बेस्टाइल फोर्ट पे हमला हुआ था 1789, और हम लोग चले गए थे अभी बहुत पीछे। फिर मैं आपको धीरे 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 1774 से हमने शुरू किया था, धीरे धीरे मैं आपको आगे लेके आया था, और फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए थे 5 मई ऑफ 79। मतलब अब मैं 14 जुलाई के बहुत नजदीक हूँ। क्लियर है, सो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं अभी तक। अब ना आपको रीजन बताऊंगा बेसिकली कि 14 जुलाई का जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो बेस्टाइल फोर्ट पे हमला हुआ था, वो क्यों हुआ था, वहीं तक आ रहे हैं हम लोग। अब हो क्या रहा था बच्चों, जब ये 5 मई को ये लोग जाकर के राजा से मिलके आए, तो राजा ने मना कर दिया कि भाई इक्वल राइट्स का कोई ऐसा प्रोविडेंस नहीं है मेरे पास। अगर आप मेरी बात मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो देख लो, हम एक स्टेट को इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, राजा ने मना कर दिया इन लोगों को। तो अब यहाँ पे फ्रांस में ना दो सिचुएशन क्रिएट हो गई, मतलब राजा की तो अपनी अलग कहानी चल रही है, वो तो छोड़ दो। जो आपकी थर्ड एस्टेट थी ना, उसी में दो कैटेगरीज बन गई। अब एक कैटेगरी वो है जो न्यू मिडिल क्लास है, जो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगा पड़ा है। और दूसरी तरफ है उसके बाकी बचे हुए लोग। अब ये बाकी बचे हुए लोग क्या कर रहे हैं यार, यहाँ क्या चल रहा है। सो ये हमारा ना, मैं आपको बोल सकता हूँ, दैट इज द आउटब्रेक फेज 2, दैट इज आउटब्रेक फेज 2। तो मैं यहाँ पे इसको हेडिंग डाल के, वरना ना अगर मैं एक में लिखवाऊंगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक में लिखवाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सब कुछ है। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट्स में ही आएगा इसमें, मतलब नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का अलग। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन फेज 2। ठीक है, अब इसका फेज 2 क्या था यार, देखो अगर एक चीज ध्यान से समझोगे ना, अब हुआ क्या था। ये फ्रांस का क्लाइमेट तो हमको, खैर अभी हम क्लाइमेट हम लोग अभी बारे में बात नहीं कर रहे, वैसे फ्रांस का जो क्लाइमेट होता है वो इस टाइम पे सर्दियां होती है। तो अब इस टाइम पे क्या हुआ था ना बच्चों, इस टाइम पे अब सर्दियां आ गई थी। ठीक है, जिस टाइम पे नेशनल असेंबली अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी पड़ी थी, उस टाइम पे आपका जो फ्रांस था, उस टाइम पे आपका जो फ्रांस था वो टर्मोइल में था, यानी कि इनस्टेबल था। क्लियर है, ये चीज मैं लिखवा भी देता हूँ, सो दैट आप लोग ये बात याद रखोगे कि वाइल नेशनल असेंबली was busy at Versailles,
in drafting a constitution, France was in turmoil. टर्मोइल यानी कि इंस्टेबिलिटी। फ्रांस जो है फिलहाल वो इंस्टेबिलिटी पोजीशन में था, अनस्टेबल था। अब रीजन आता है भाई क्यों था अनस्टेबल, क्या हो रहा था। बोल तो रहे हैं इनको, बन तो रही है नेशनल असेंबली, बना तो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, शांत बैठ जाओ। लेकिन नहीं, फ्रांस के लोग जो थे ना अभी वो इंस्टेबिलिटी का शिकार हुए हुए थे, यानी कि अनस्टेबल थे। उनके मन जो थे वो शांत नहीं थे, उनको थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। अब किस चीज को लेके घबराहट हो रही थी एक बार समझ लेते हैं। देखो यार, अब ना सर्दियां आ गई थी, सर्दियां आने की वजह से क्या हुआ था ना, फसल खराब हो गई थी, यानी कि हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई थी। इसके अलावा मैं फिर दूसरा राजा कह रहा था भाई टैक्सेस वैक्सेस बढ़ाऊंगा मैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें, अब हुआ क्या ना, यहाँ पे विंटर्स आ गई, ठीक है। विंटर्स की वजह से हार्वेस्ट सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री में क्राइसिस हो गए। क्राइसिस किस चीज के, भाई खाना नहीं होगा, ठीक है, स्केर्सिटी हो गई, जो चीजें थी वो महंगी हो गई। फॉर श्योर है ना, मुझे पता है कि मुझे अब कल से सामान नहीं मिलने वाला, क्लियर है। लेट से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिस टाइम पे अभी हमारा लॉकडाउन हुआ था, बेसिकली जिस टाइम पे पेंडेमिक अनाउंस हुआ था, फर्स्ट पेंडेमिक जो 22 मार्च से जो बेसिकली लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे ये कहा गया था कि 1 से 1.5 महीने तक का ये लॉकडाउन पीरियड रहेगा। बाय द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही टीवी पे अनाउंस हुआ कि कल से लॉकडाउन है, आपने देखा होगा कि आपकी पूरी आसपास की मार्केट में ना हबड़ा दबड़ी मच गई थी। लोग ऐसे पागल हो गए थे कि सामान स्टॉक करना उन्होंने शुरू कर दिया था। दो रीजंस। पहला रीजन उनका ये था बच्चों कि अगर बाय चांस ये बढ़ता चला गया तो हो सकता है उनको आगे चीजें ना मिले, तो उन्होंने स्टॉक कर लिया। और दूसरा रीजन जो लोग सोच रहे थे वो ये था कि अगर थोड़ा बहुत भी आगे आएगा ना तो हो सकता है उसके रेट्स बढ़ जाए। ठीक है, रेट्स क्यों बढ़ जाए, क्योंकि चीज अब कम होगी, मांगने वाले ज्यादा होंगे। अगेन दोबारा वही मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीज, अब चीज यहाँ पे कम हो गई है, यानी कि आपकी जो डिमांड सॉरी आपकी जो सप्लाई है वो अब कम हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप प्राइसेस बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस इनके बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो इसकी वजह से कंट्री में क्या हो गया, क्राइसिस। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। हार्श विंटर यानी कि बहुत ज्यादा सर्दियां हो गई, हार्वेस्ट खराब हो गई, जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स थी उनके प्राइसेस महंगे हो गए, क्योंकि अब फॉर श्योर है किसी को पता है कि आगे कुछ मिलना नहीं है तो यही है, इसी में कमा लो। वो यहाँ पे फिर अब प्राइसेस उसके बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब ऐसा कुछ किंग को दिखा ना, जब राजा को नजर आया कि भाई देश के अंदर इतनी ज्यादा, मतलब अपनी प्रजा के अंदर इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है, इसके अलावा में क्राइसिस चल रहे हैं, तो राजा थोड़ा सा डर गया, ठीक है। राजा थोड़ा सा डर गया, किसके लिए, राजा डर गया इन लोगों के लिए। इन्होंने राजा ने यह सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग तो एक दूसरे को ही मार डालेंगे। फॉर श्योर अगर बाई चांस मान लो इस तरीके से इंस्टेबिलिटी चलती रही, लड़ाई होगी, ये दो तो ये लोग तो मार डालेंगे एक दूसरे को ही, ठीक है, ये आपस में भिड़ के मर जाएंगे। या फिर राजा ने ये सोचा कि अब अगर ऐसा कुछ हुआ कि इनको खाने पीने को नहीं मिला, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये मेरे ऊपर हमला कर दें। ऑल्दो यहाँ राजा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई सर्दियां पड़ी हैं तो अपने आप हार्वेस्ट खराब हुई है, तो इसमें राजा कुछ नहीं करेगा। बट हाँ, राजा सिर्फ इतना कर सकता था कि वो प्राइसेस को कम रखवा सकता था, क्लियर है ना। वो प्राइसेस को क्या करवा सकता था, कम रखवा सकता था, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन राजा को यहाँ पे दो चीजों का डाउट था, पहला कि फ्रांस में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे को मार देंगे, या फिर दूसरा कि वो आके मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। तो फ्रांस यहाँ पे जो राजा था वो डर गया था। राजा कौन था यहाँ पे, लुई 16। वो फिलहाल बेचारा डरा बैठा था कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा इसके अलावा में ना अब हुआ क्या, जब उसको ये डर लगा तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो ट्रूप्स थे, यानी कि अपनी जो सेना थी, अपनी जो आर्मी थी, उसने उनको ऑर्डर दिया। और उसने बोला कि एक काम करो, आप लोग जाओ सिटी में, जाओ जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, और वहां के लड़ाई दंगों को कंट्रोल करो, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई अटैक करने आए तो फिर तब की तब देखना। मतलब अल्टीमेटली उसने क्या किया, अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। याद करो जरा, पहली वाली क्लास मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कि यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था। क्यों हुआ था, लोगों को लग रहा था राजा ने हम लोगों को मारने के लिए भेजा है। मैंने बोला था ना, सबसे पहले यहाँ पे लोगों को ऐसा कुछ सुनने में आया, र्यूमर सुनने में आया कि राजा ने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, तो उनको लगा कि ये हमको मारने के लिए आएंगे। कितने लोग थे,
कितने लोग थे याद करो, 7,000 लोग। 7,000 लोगों को ऐसा लगा कि ये हमें मारने के लिए आएंगे। सो अल्टीमेटली उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि राजा हमें मारने के लिए आए, उससे पहले हम राजा को मार देंगे। और जाके बेस्टाइल फोर्ट पे उन्होंने क्या कर दिया, हमला। राजा तक तो पहुंच नहीं सकते थे, राजा की अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ेंगे। बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा, पत्थरों को बेचा। अब दोबारा रिलेट करो, दोबारा वहीं पहुंच गए हम लोग। मतलब मैंने स्टार्ट किया था 14 जुलाई 1789 में, आपको और पीछे लेके गया था। अब हम वापसी 1789 पे आ गए हैं। अब हम इसके आगे की कहानी सुनेंगे, ठीक है। सो फ्लैशबैक में गए, मतलब फ्लैशबैक में गए थे हम लोग। अब हम लोग पुराने वाले पे आ गए। सो अल्टीमेटली समझ में आया राजा ने ट्रूप्स क्यों छोड़े थे। राजा ने ट्रूप्स इसलिए छोड़े थे, उसको ये लग रहा था लोग आपस में मर जाएंगे या फिर मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। तो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए और लोगों को एक दूसरे से बचाने के लिए उसने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था। बट लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया, उनको लगा कि हमको मारने के लिए आ रहे हैं, एंड दे स्टॉर्म ऑन बेस्टाइल फोर्ट। उन्होंने अल्टीमेटली बेस्टाइल फोर्ट पे क्या कर दिया, हमले बोल दिए। आई बात समझ में, क्लियर होता है। सो बच्चों ये जो आउटब्रेक चल रहा था ना, इसके अंदर अगर मैं सिचुएशंस देखूं तो क्या क्या हुई थी। यहाँ पे हुई थी विंटर्स, तो हार्श विंटर्स led to poor harvest, due to which prices of existing crops increases and results in crisis in country। ठीक है, जिससे क्या हुआ, क्राइसिस हो गया कंट्री के अंदर। अब ये चीज सोच करके राजा को ऐसा लगा कि ये एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है, या फिर ये मेरे ऊपर हमला ना कर दें, इसी रीजन की वजह से। To handle the turmoil situation, king deployed troops। ठीक है, किंग ने क्या किया, किंग ने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, यानी कि किंग ने बोल दिया कि भाई जाओ जाके संभालो। क्लियर है। बट इस चीज को यहाँ पे लोगों ने क्या समझा, इस चीज को लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया और जाकर के राजा के तोड़ डाले। ठीक है, राजा के महल तोड़ डाले। सो ड्यू टू विच people agitated crowd stormed and destroyed Bastille Fort। और कब हुआ था ऐसा, 14 जुलाई 1789। पहुंच गए वहीं तक जहां से शुरुआत करी थी। तो यस, आई बात समझ में। तो इसके पीछे की कहानी हम लोगों ने जान ही ली है कि क्या चल रहा था। अब आगे देख लेते हैं। अब ये हो गया भाई, ये समझ में आ गया। चलो, इसके अलावा और क्या हो रहा था। अब ना, ये तो हो गई राजा की कहानी, ये तो राजा से भिड़ रहे थे ये लोग। इसके अलावा मैंने इन लोगों का थोड़ा और दिमाग खराब हो गया था। अब जो लोग मेनर्स थे, माइनर्स और मेजर्स होते हैं ना, मेजर्स को मेनर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। जो माइनर्स, जो मैनर्स थे, यानी कि जो ऊंचे लोग थे। अब ऊंचे लोग मतलब यहाँ पे ये वो लोग थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास अल्टीमेटली जगह थी रहने के लिए, लैंड था, प्रॉपर्टी थी। कह सकते हो कि आपकी सोसाइटी के अंदर ये वो लोग थे जो अमीर लोग थे। ठीक है, अब ये जो अमीर लोग थे ना, ये अमीर लोगों को डाउट था। जब इन अमीर लोगों ने ये देखा कि भाई ये बेस्टाइल बोर्ड पे इन्होंने हमले कर दिए हैं, तो उनको लगा ये लोग तो पागल हो गए हैं। तो उनको ऐसा लगा कि अब ये लोग आकर के हमारे ऊपर हमले ना करें। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि ये लोग आकर के हमारे ऊपर हमले ना करें। और वहां पे पीजेंट्स को क्या लग रहा था, पीजेंट्स को ये लग रहा था कि ये मेनर्स, यानी कि जो अमीर लोग हैं, वो हमारे ऊपर हमले ना कर दें। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली यहाँ पे इन पीजेंट्स ने इन लोगों के ऊपर भी अटैक्स करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। आई बात समझ। मतलब अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो थर्ड स्टेट जो था, जो पीजेंट्स थे,
उनको ना सिर्फ और सिर्फ डर था, जिस डर के चक्कर में उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे भी हमले किए, उन्होंने चेट्यू पे भी हमले किए। चेट्यू बेसिकली क्या है, चेट्यू आप लोग बोल सकते हो वो बड़ी बड़े लैंड्स हैं जो कि ये मैनर्स के पास थे, यानी कि ये लैंडलॉर्ड्स के पास थे। आती है बात समझ, उन्होंने उन पे भी हमले हमले करने शुरू कर दिए और पूरा की पूरी कंट्री जो थी वो अब फिलहाल रिवॉल्ट के मूड में आ गई। यानी कि अब पूरी की पूरी कंट्री जो थी अब वो रिवोल्यूशन के मूड में आ गई थी कि भाई कोई किसी पे हमले कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, तो सारे के सारे जो थे वो अब कंफ्यूज हो गए थे कि अब करा क्या जाए। ठीक है, कहानी समझ में आई। सबसे पहले एक जगह पे आपका जो राजा था, मतलब आपका जो नेशनल असेंबली है वो ड्राफ्ट है, उनका काम चल रहा है अभी, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उनका काम बिल्कुल बिंदास होके चल रहा है अभी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, हार्श विंटर की वजह से क्रॉप खराब हो गई, प्राइस बढ़ गए, क्राइसिस आ गए, जिसको हैंडल करने के लिए राजा ने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया। लोगों को लगा हमें मारने आ रहे हैं, उन्होंने राजा को फोर्ट को तोड़ मारा। ठीक है, जो अमीर लोग थे उनको ये डाउट था कि अब ये लोग हमारे पास ना आ जाए। ठीक है, अब पीजेंट्स को ये डाउट था कि ये लोग हमें वापसी ना कुछ मारे मारे। ठीक है, मतलब ना हम लोगों की क्रॉप्स व्रॉप्स ना जला वला दे, क्योंकि अल्टीमेटली मैनर्स ये काम कर रहे थे, मैनर्स ये काम कर रहे थे, उनका वो इनकी जो बची कुची क्रॉप्स थी वो भी जला रहे थे। ठीक है, सो इन्होंने अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए और उनसे बचने के लिए इन्होंने किया क्या, उनके चेट्यूज पे यानी कि उनके बड़े बड़े घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी आ गया। अब पूरे के पूरी कंट्री जो थी वो यहाँ पे किस पे थी, वो यहाँ पे रिवॉल्ट के मूड में आ चुकी। ठीक है, अब इसी दौरान जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कर चुकी थी, बना चुकी थी। ठीक है, उन्होंने दोबारा जाके किंग के सामने प्रपोजल रखा। अब किंग अगर देखोगे ना, किंग यहाँ पे बड़ा टेंशन में है। क्यों? पीजेंट्स उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली उसको फोर्स कर रही है कि भाई बात मानो। तो यहाँ पे किंग ने एक डिसीजन लिया। उसने क्या डिसीजन लिया, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया। उसने बोला कि ठीक है, आपकी नेशनल असेंबली एग्जिस्ट करेगी, अब मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूं, यानी कि ये रिकॉग्नाइज्ड असेंबली है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, यहां से हमारा जो फ्रांस था अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। ठीक है, यहां से हमारा फ्रांस क्या बन जाता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स बन जाता है। जैसे अब हुआ क्या, नाउ होल कंट्री is in sorry was in mood ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, पूरी कंट्री रिवोल्ट के मूड में है। नाउ लुई 16 recognized नेशनल असेंबली। लुई 16 ने रिकॉग्नाइज किया नेशनल असेंबली को एंड ऑल्सो एक्सेप्ट एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो उन्होंने कानून बनाए थे, लॉ जो बनाए थे, वो सारे के सारे इसने एक्सेप्ट किए कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो बात मान ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ powers were taken from clergy and also tithes। tithes याद है बच्चों? tithes क्या था? taxes। tithes was abolished। ठीक है, अब देख रहे हो क्या क्या रहा है, मतलब इतना कुछ होने के बाद जब ये न्यू मिडिल क्लास जब से राइज हुआ, इन्होंने रेवोल्यूशन करना शुरू किया। ये लोग गए असेंबली, ये लोग गए मीटिंग में इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दूसरी तरफ वहां पे पीजेंट्स पागल हो गए तो उन्होंने हमले हमले करने शुरू कर दिए। अब यहाँ से राजा ने, क्योंकि इन सारी चीजों को कंट्रोल करना था, तो राजा ने क्या बोला कि ठीक है, मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूँ, यानी कि मैं आपको लीगल बनाता हूँ और इसके अलावा मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करूंगा। क्लर्जी से पावर ले ली गई थी और टेथ्स जो थे यानी कि टैक्सेस जो थे वो अबॉलिश कर दिए गए थे। अब जो पावर्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी इक्वली। ठीक है, सो नाउ फ्रांस became constitutional
मोनार्क। अब जो फ्रांस था वो बच्चों आपका क्या बन चुका था, वो बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्की रहेगी, राजा रहेगा, लेकिन वो काम करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा था ना कि हमेशा कोई भी जो भी लीडर होगा वो सारे के सारे जो एक्शंस लेगा, जो भी सारे काम करेगा वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा। यहाँ पे वही हो गया, राजा है, नाम का राजा है, लेकिन उस राजा के जो भी एक्शंस होंगे वो सारे के सारे हमारे लॉस के हिसाब से होंगे, वो हमारे लॉस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हाँ, उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर होगी, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसमें राजा को अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो वो उसके अगेंस्ट बोल सकता है, वो बोल सकता है कि भाई ये चीज सही नहीं है तो आप इसको कैंसिल करो। आती है बात समझ में? सो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये बन चुका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अभी देखो, अभी ना कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी खत्म क्यों नहीं हुई है अभी, अब आप लोग यहाँ पे ये पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में हुआ क्या था, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे राजा अभी शांत तो नहीं बैठने वाला। अभी नहीं बैठेगा राजा शांत। क्यों नहीं बैठेगा राजा शांत? क्योंकि अभी राजा के ये ईगो को हर्ट हो चुका है कि भाई इन लोगों ने राजपाट छीन लिया, ऐसे कैसे। तो अब यहाँ से ना राजा क्या करेगा, वो पॉलिटिक्स खेलेगा। वो पॉलिटिक्स कैसे खेलेगा, वो यहाँ से दूसरे किंग्स यानी कि दूसरी कंट्री के जो किंग्स होंगे उनसे जाकर के बात करेगा और उनके साथ एक सीक्रेट प्लानिंग करेगा। वो करेगा कि भाई ऐसा कुछ करो कि मेरी कंट्री पे हमला करो, हमें हराओ, और हमें हरा करके मुझे वहां का राजा बना दो। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करेंगे भाई, उनको क्या पड़ी है, तू चाहे कुछ भी कर, हम तेरी कंट्री पे अटैक करके तेरे को ही राजा बना दे। वाह जी वाह, ऐसा थोड़ी होता है। अगर अटैक करके जीतेंगे तो वो कंट्री हमारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नहीं, वो भी मान गए। क्यों मान गए? दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन भाई ये था, एक तो वो राजा राजा भाई भाई कि इसके साथ बेचारे के साथ इतना बुरा हो रहा है, ये भी राजा है हम भी राजा है, वैसा करके फैमिली फैमिली वाला रिलेशन। और दूसरा जो रीजन था वो ये था कि बाकी कंट्रीज को भी ये डाउट था, बाकी कंट्रीज के मन में भी ये सबसे बड़ा डाउट था कि भाई अगर फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ तो हमारी कंट्री के लोगों का दिमाग भी खराब हो जाएगा। हमारी कंट्री के लोग जो होंगे वो भी ये सोचने लग जाएंगे भाई इनको मिल गई फ्रीडम, हमको भी चाहिए, हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे तो ये हमारे ऊपर भी हमले बोलेंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे बाकी की जो कंट्रीज थी वो इसके अगेंस्ट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर फ्रांस में ऐसा कुछ सक्सेसफुल हो गया तो हमारी कंट्री में भी ये मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, आती है बात समझ में? चलो अभी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। जो भी मैंने ये बताया सब लिखवाऊंगा मैं ना एक्चुअली आप लोगों को अगली क्लास तक का टॉपिक ना पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है, ताकि अगली क्लास में समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए हम लोग। आगे चलें जरा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रांस बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ से ना मैं कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें स्टार्ट करूंगा, जैसे फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब एक एक करके अगर शुरू करें, सबसे पहला नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट करना खत्म किया 1791 में। ठीक है, और एंड दे लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क। आप सिर्फ लिमिटेड पावर ऑफ मोनार्क लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी इन्होंने ऐसे कुछ रखा था। आती है बात समझ में? अभी तो राजा ने एक्सेप्ट किया था ना कि ठीक है जो आप बना रहे हो मान लूंगा मैं। अब खत्म कब हुआ वो खत्म तो अब हुआ है। खत्म कब हुआ है वो खत्म हुआ है 1791 में, कि भाई 1791 में कंप्लीट हो चुका है। देखो हम लोगों ने बेसिकली अब यहाँ पे है क्या, आप ना अगले साल पढ़ोगे बेसिकली नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी नहीं पढ़ रहे आप लोग, अगले साल जब आप पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा कि इन 10 सालों में इन्होंने कितना एंजॉय किया, उसके बाद फिर कौन आया, ऐसा वैसा करके। अभी के लिए फिलहाल इतना ये समझ में आया, और अभी भी आएगा हमारे पास कि इसके बाद नेपोलियन आएगा हमारे पास, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या है, नेशनल असेंबली जो थी उसने अपना काम खत्म कर लिया, यानी कि ड्राफ्ट कर लिया। अब ना यहाँ पे अगर देखा जाए कि नेशनल असेंबली ने भी
यहाँ पे एक सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसकी वजह से बाद में जैकोबिन क्लब बना था। अब इसने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने बोला कि भाई देखो, अब हमारी सोसाइटी में ना दो टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे एक्टिव सिटीजन, और कुछ होंगे जिनको हम लोग बोलेंगे पैसिव सिटीजन। ठीक है, अब क्यों डिवाइड किया या क्या था इसके अंदर, क्या थे, कौन थे एक्टिव सिटीजन, कौन थे पैसिव सिटीजन, एक बार समझ लेते हैं जरा। देखो यार, ये जो आपके एक्टिव सिटीजन थे ना, दे हैड वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट्स है, इनको वोट करने का हक था। डिडंट हैड वोटिंग राइट्स। इनको वोट करने का कोई हक नहीं था, ये वोट्स नहीं करेंगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली अब अगर देखा जाए ना, तो ये जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने भी अब कुछ लोगों को नेग्लेक्ट करना शुरू किया था। कौन थे वो लोग? वो लोग थे पैसिव सिटीजन। अब इसमें कौन कौन लोग आएंगे एक बार ये समझते हैं। पहले समझते हैं एक्टिव सिटीजन में कौन है। तो एक्टिव सिटीजन में बच्चों कौन आने वाला है? एक्टिव सिटीजन में आएगा मेन अबव 25 ईयर्स, देखो इन्होंने किया क्या ना, इन्होंने ये बोला कि भाई देखो, आप लोग काम कर रहे हो। सबने बोला हाँ जी हम काम कर रहे हैं। इन्होंने बोला पैसे कमा रहे हो? इन्होंने बोला हाँ जी हम पैसे भी कमा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला अच्छा एक बात बताओ, क्या आप टैक्स देते हो? इनमें से कुछ लोगों ने बोला सर हम नहीं देते टैक्स। तो जो नहीं देते उनको अलग करो, जो टैक्स देता है उसको रखेंगे। फिर इन्होंने बोला कितना टैक्स देते हो? अब ना यहाँ पे इन्होंने एक चीज फिक्स करी कि अगर कोई इंसान जो टैक्स दे रहा है, अगर उसका टैक्स 3 दिन के वेजेस जितना है, से फॉर एग्जाम्पल एक दिन में काम करने पे एक इंसान को 5 रुपए मिलते थे, तो 3 दिन के हो गए 15 रुपए। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई इंसान 15 रुपए या उससे ज्यादा का टैक्स दे रहा है तो आप एक्टिव का पार्ट हो। अगर आप 15 रुपए या 15 से कम रुपए का टैक्स दे रहे हो तो इसका मतलब आप पैसिव सिटीजन का पार्ट। ठीक है, एक्टिव सिटीजन के पास जो एक क्या पॉजिटिव पॉइंट था, वो सिर्फ ये था कि इनके पास वोटिंग राइट्स थे। वोटिंग राइट्स अगर होंगे तो दे कैन इजीली चूज देयर लीडर, ये अपने लीडर को चूज कर पाएंगे। पैसिव सिटीजन क्योंकि वोटिंग राइट्स नहीं है, सो अल्टीमेटली ये सिटीजन ये अपने लीडर को चूज ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। चलो वो बात अलग है। अब इसमें आया कौन? इसमें आए वो सारे लोग जो 25 साल से ऊपर के थे। पहले 25 साल से नीचे वालों को साइड कर दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ लिखा है मेन, तो विमेन साइड हो गई, सारी की सारी औरतें भी इसके अंदर आ गई। उसके बाद वो लोग जो टैक्सेस देते हैं, लेकिन कितना टैक्सेस देते हैं? इक्वल टू द 3 डे वेजेस, जिसकी 3 दिन की जो वेज है। सिर्फ मैंने भी एग्जांपल दिया ना, मान लो उस टाइम पे अगर मैं कहता हूँ कि एक दिन की किसी की वेज जो थी, इंडियन करेंसी के हिसाब से बात कर लेते हैं, अगर उस टाइम पे किसी की एक दिन की जो वेज थी से वो 20 रुपीज थी। अभी क्या आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं उस टाइम के हिसाब से रहूंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रांस के उसमें बोलते, मतलब फ्रांस के उसमें जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग से 20 फ्रांस थे। अब अगर देखा जाए कि 20 फ्रांस थे एक दिन के, तो 3 दिन के हो गए 60 फ्रांस। तो अल्टीमेटली 60 फ्रांस या उससे ज्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो एक्टिव है, अदरवाइज वो पैसिव है। तो बच्चों पैसिव में कौन आएगा? रिमेनिंग मेन एंड ऑल विमेन। ठीक है, रिमेनिंग मैन बचे हुए आदमी और ऑल विमेन। ठीक है, और इसके अलावा में पीपल बिलो 25 ईयर्स, वो तो है ही इसके अंदर। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर समझ में आता है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से, इजीली हम लोग कर सकते हैं इस चीज को, समझ में आ रहा है हम लोगों को। चल ठीक है, अब यहाँ पे ना इन लोगों ने किया क्या, यहाँ पे इन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी सोसाइटी। एक हमारी एक्टिव सोसाइटी है, मतलब एक्टिव सिटीजन है, एक पैसिव है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब हम ना पावर को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा। अभी तक तो सारी की सारी जो पावर थी वो किसके हाथ में थी?
अभी तक सारी की सारी जो पावर थी वो सिर्फ हमारे किंग के हाथ में थी। अब इन्होंने पावर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। पावर को सेपरेट कैसे किया इन लोगों ने, एक बार समझते हैं जरा। इन लोगों ने तीन चीजें बनाई, यानी कि एक जुडिशरी बनाया, एक आपका बेसिकली अल्टीमेटली इन्होंने तीन चीजें बनाई, एक जुडिशरी बनाया, एक एग्जीक्यूटिव बनाया, और तीसरा जो बनाया वो आप लोगों के एक तरीके से जो रेगुलेटर्स होते हैं वो बनाए, ठीक है। अगर हम फिलोसफर्स के अंदर जाएं, जो हमने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा था, तो फिलोसफर्स ने हमें क्या बोला था। फिलोसफर के बारे में अगर देखते हैं तो हमारा एक फिलोसफर था जिसका नाम था मॉन्टेस्की, ठीक है। मॉन्टेस्की ने बोला था डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करेंगे, और जुडिशरी यानी कि जो जजमेंट देगा, ठीक है। अब पावर को यहाँ सेपरेट किया गया बच्चों। पावर को जब यहाँ पे सेपरेट किया गया ना, तो जो एक्टिव मेंबर्स थे, जो ये एक्टिव मेंबर्स थे, ये टोटल कितने थे, ये थे 4 मिलियन। टोटल जो आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन है, जिसके अंदर से 4 मिलियन जो है वो एक्टिव मेंबर है। ये 4 मिलियन के अंदर से इनमें से वोटिंग होती थी, और वोटिंग होने के बाद 50,000 लोग हुआ करते थे जो नेशनल असेंबली का पार्ट बनते थे, ठीक है। अगेन मतलब इलेक्टर्स हुआ करते थे, नेशनल असेंबली के इलेक्टर्स हुआ करते थे 50,000। ये 50,000 लोग अपने में से ही 745 लोगों को निकाल करके एक असेंबली बनाया करते थे, जिसको बोलते थे नेशनल असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी मिनिस्टर्स को, मतलब इनमें से कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे। ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किसको, किंग की पावर्स को, ठीक है। किंग भी यहाँ पे सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन किंग के पास एक एक्स्ट्रा पावर होगी, कौन सी पावर होगी वो, और वीटो पावर। आती है बात समझ में। ये जो एक्टिव सिटीजन है, ये 4 मिलियन लोग ही वोट करके जज डिसाइड करेंगे कि हमारा जज कौन है, ठीक। समझ आती है कहानी। सो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये है एक्टिव सिटीजन। ये एक्टिव सिटीजन क्या कर रहे हैं बच्चों, ये एक्टिव सिटीजन बनाएंगे इलेक्टर्स। कितने होंगे इलेक्टर्स, 50,000। कैसे बनाएंगे ये, वोट दे करके। ये दोबारा से वोट देंगे और ये बनाएंगे फिर नेशनल असेंबली। कितने लोग होंगे नेशनल असेंबली में, 745, ठीक। समझ आ गई कहानी। तो पावर कैसे सेपरेट हुई है यहाँ पे, तो पावर अभी कैसे सेपरेट हुई है, अभी सबसे पहले हम लोगों ने बनाया इलेक्टर्स, फिर इन्होंने बनाई नेशनल असेंबली, ये वो होंगे जो लॉ बनाएंगे, दे आर लेजिस्लेटिव्स, ठीक है। उसके बाद ये मिनिस्टर्स बनाएंगे, मिनिस्टर्स कौन होंगे, जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जुडिशरी यानी कि जज, तो यही लोग होते हैं जो वोट करके जज भी बनाते हैं। जज एक ही होता है। आई बात समझ, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपका जो नेशनल असेंबली है वो कंट्रोल किस किस को करने वाला है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी जो नेशनल असेंबली है, ये हमारी नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किसको, मिनिस्टर्स को। ये लोग मिनिस्टर्स बनाएंगे, ये नॉर्मल सी कहानी है, 745 लोग थोड़ी घूमते रहेंगे। ये मिनिस्टर्स बना देते हैं, हर चीज के अलग मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, फॉरेन मिनिस्टर अलग है, चीफ मिनिस्टर अलग है, मिनिस्टर्स बना दिए उनका। हाँ, उनके ऊपर कंट्रोल इन्हीं का रहेगा कि एक्शन सारे के सारे इन्हीं के हिसाब से होंगे, तो जो इन्होंने लॉ बनाया वही मानने पड़ेंगे। इसी तरीके से इनका जो एक कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल इनका किंग के ऊपर भी होता है, ठीक है। किंग की पावर पे भी कंट्रोल होता है, लेकिन इन रिस्पॉन्स किंग के पास एक पावर होती है जिसे बोला जाता है वीटो पावर। वीटो पावर बच्चों एक ऐसी पावर होती है जिस पावर के मतलब जिस पावर के अंडर किंग जो होगा वो किसी भी डिसीजन को रिवर्स करवा सकता है। अगर किंग को कोई चीज सही नहीं लगे, आप किंग को बता रहे हो कि भाई देखिए ये काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन ये है, सब मान गया किंग, लेकिन अगर उसको कोई चीज नहीं लगेगी सही, जहां उसको गलत लग रही होगी, तो वो अपनी पावर का यूज करेगा और आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये कंडीशन होती है। आई बात समझ में, क्लियर होता है। अब इसके अलावा में ये जो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन declared the rights of man
and citizen in 1971. ठीक है, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसने राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये 1971 के अंदर डिक्लेयर किए थे, बहुत लेट किए थे। अब देखो यहाँ पे देख लो, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि अभी भी ना ये लोग सिर्फ सिटीजन नहीं बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे विमेन, औरतों को अभी भी, मतलब अब तो खैर है लेकिन उससे अभी यहाँ तक इस टाइम तक औरतों को वोटिंग राइट्स थे ही नहीं। इन्होंने वो जो राइट्स दिए थे वो राइट्स थे, सही राइट्स थे, लेकिन अभी भी इक्वालिटी नहीं लेके आए थे ये लोग। क्लियर है? इक्वालिटी कौन लेके आगे आएगा? आगे आने वाला जेकोबिन क्लब, जो वो आगे जाकर के बिल्कुल ही दुनिया चेंज करने के लिए रहेगा। आती है बात समझ? जस्ट ऐसे। सॉरी बच्चों, एक ना डेट में से गलत हो गई, मैं वही सोच रहा था, इतनी लेट तो होगा ही नहीं। दिस इज 1789 में। क्लियर है? अभी जो चल रहा था ये उसी में चल रहा है सब कुछ। 1789 के अंदर ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। आप लोग 1791 शायद आपकी किसी ना किसी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो एक बुक थी ना उसमें मिस प्रिंटेड था, मैं वही कंफ्यूजन में आ गया था कि 1917 कहाँ से आ गया। 1789 के अंदर इन्होंने किया कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन होगा, ऐसा कुछ करके। आती है बात समझ में? अब ये जो राइट्स होंगे ये कौन से राइट्स होंगे यार? ये ना नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स का मतलब राइट टू लिव, नॉर्मल सी कहानी है, जो इंसान जिंदा रहा, जो इंसान बॉर्न हुआ उसको भाई जीने का हक है ना, लाइक राइट टू लिव। इसी तरीके से राइट टू वॉक, चलने फिरने का। इसी तरीके से राइट टू टॉक, बोलने का। तो ये सारे के सारे जो इनके राइट्स हैं, जो नॉर्मल नेचुरल राइट्स हैं, वो सारे इन्होंने डिक्लेयर किए कि हाँ भाई ये राइट सबको है। तो कोई नई चीज नहीं बताई थी, एक्चुअली वही राइट्स है जो सबको पहले से थे, बस उनको अब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। आई बात समझ में? क्लियर है? इन राइट्स को बेसिकली इन एलिनिएबल राइट्स बोला जाता है। इन एलिनिएबल का मतलब क्या होता है? एक मतलब इस वर्ड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी टेकन अवे, जिसको आप छीन नहीं सकते। जैसे राइट टू लिव, आप किससे छीन थोड़ी लोगे? कोई इंसान जिंदा को तो जीने का हक नहीं है, मर जा, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। सो अल्टीमेटली ये वो राइट्स थे, नेचुरल राइट्स। इजी है कहानी, समझ आया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका है। अब अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तो ठीक था, अब इसके आगे ना अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी जो पैसिव सिटीजन है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब वो लोग अपना खुद का क्लब बनाएंगे और उसके बाद पूरे तरीके से मोनार्की को हटा करके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आती है बात समझ? सीधा स्टार्ट करेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए enjoy yourself.